हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके आज हमारे साथ। 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आराध्य, प्रखर, विक्की, हर्षिता, अभिषेक, ऋतिक, अदिति, हार्दिक, ओम, त्रिषा, हिमांशु, नमस्कार। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आइसोमेरिज्म का बचा हुआ पार्ट, उसको हम कवर कर लेंगे आज। तो आपका फाइनल कंप्लीट हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी हम करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए भैया आइए। तो कहानी यहां से शुरू हो रही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्ट 3 और कन्फर्मर्स कवर करेंगे। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, आपको एग्जीबिशन होगा या नहीं होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ये बात तो पता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, सीओएस नहीं हुई तो एक्टिव होगा। मतलब दोनों ही सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये आपको क्लियर बात है? ठीक है, एकदम क्लियर बात है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो क्यूमुलिन्स की हम बात कर रहे हैं। क्यूमुलिन्स का मतलब क्या होता है? लगातार डबल बॉन्ड। अब लगातार डबल बॉन्ड में से कितने आपको चूज करने हैं वो देखेंगे अपन। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट ओआई। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर के लगातार डबल बॉन्ड होंगे तो एंड ग्रुप अलग अलग प्लेन में होंगे। आइए इस चीज को हम समझते हैं। फिर हम इस पर वापस आएंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला कि इवन नंबर के डबल बॉन्ड में अलग अलग प्लेन होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है लगातार। 2 से समझा देता हूं, वैसे इवन में सभी में होगा। अगर मेरे पास ये 2 डबल बॉन्ड है तो मुझे एक बात बताइए, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताएं जरा, सोचें जरा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस वाले का बेटा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ये बात क्लियर है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये बात क्लियर है? ठीक है भाई। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो p में मैंने ये मान लिया कि sp2 है, तो यहां पर px और py अगर यूज हो गए, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, आप कोई से भी ले सकते हो। मैंने मान लिया कि sp2 में 2 p यूज हो गए, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये कार्बन क्या देगा? pz देगा। क्यों? 2 p यहां यूज हो चुके हैं। तो ये वाला कार्बन भी क्या देगा? क्यों? पाई बॉन्ड अगर बनना है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ये pz है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए? pz होना चाहिए। तो ये वाला भी pz होना चाहिए। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? pz की साइड वाइज ओवरलैपिंग से। क्या ये बात क्लियर है? जी एकदम सही है सर। आप मुझे बताएं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बीच वाले का, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर मैंने मान लिया कि इसने px यूज किया, तो मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन ने यहां px यूज किया और इस कार्बन ने pz पहले यूज कर रखा था, तो ये वाला पाई बॉन्ड जब बनेगा तो इस कार्बन के पास क्या चॉइस है? इसके पास एक ही चॉइस बचेगी, ये अपना py दे दे। क्यों? हाइब्रिडाइजेशन में इसने px यूज कर लिया और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो इससे बन गया। बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन ने pz पीछे दे दिया था, तो ये py आगे देगा, तो ये कार्बन भी क्या देगा? अपना py देगा। तो यहां साइड वाइज ओवरलैपिंग किसकी होगी? py की। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो कार्बन है, इसके बॉन्ड अगर एक प्लेन में होंगे, क्यों? ये वाला z है, ये पाई बॉन्ड किस में बना रहा है? z वाले प्लेन में बना रहा है। ये पाई बॉन्ड y वाले प्लेन में बना रहा है, और y और z एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको पता है। इसका मतलब है कि यहां पर लगने वाले ग्रुप अलग प्लेन में होंगे, यहां पर लगने वाले ग्रुप अलग प्लेन में होंगे। तो ये डैश किया है, मतलब ये क्या है? इनटू द प्लेन, और डार्क किया है, इसका मतलब अबव द प्लेन, ऐसा होता है। तो यहां पर लगने वाले ग्रुप अलग अलग प्लेन में होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा है? ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में तुम ऐसा कर सकते हो कि यहां पर ग्रुप चेक कर सकते हो। क्या? अगर यहां पर ग्रुप डिफरेंट लगे, मान लो यहां ए लगा, यहां बी लगा, ये दोनों डिफरेंट है। यहां x लगाया या y लगाया, ये दोनों डिफरेंट है। एक ही कार्बन पर 2 ग्रुप डिफरेंट होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। क्यों? तब आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे बोलूं
कि मैंने ये एक्स और वाई वाले को प्लेन में मान लिया, एक्स क्या है इनटू द प्लेन मतलब अंदर है, वाई क्या है अबव द प्लेन मतलब बाहर है, तो ये कुछ इस तरीके से है, एक्चुअल में ऐसा है। तो आप ये मान लो कि एक्स अंदर लगा हुआ है और वाई बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसा है ये, ठीक है, ऐसा है। तो एक्स अंदर है वाई बाहर है। अगर मैं इस प्लेन के अकॉर्डिंग जाऊं, सीधे सीधे ऐसे जाते जाऊं, अगर मैं ये प्लेन ले लूं तो यहां क्या लगा है ए और यहां क्या लगा है बी, ये दोनों क्या है डिफरेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैंने ये प्लेन ले लिया ऐसा वाला इधर वाला, अगर मैं ये प्लेन लेके चलता हूं तो एक्स और वाई ये क्या है डिफरेंट है, तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, पीओएस इसमें नहीं है। और ये दोनों बॉन्ड इधर के और इधर के अलग अलग प्लेन में हैं, तो ये कभी डायगोनली अपोजिट आएंगे नहीं, तो सीयूएस भी इसमें पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको क्या चेक करना है, एंड ग्रुप चेक करना है। एंड ग्रुप में क्या देखना है, इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप देखो, अगर ये डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा, इस वाले कार्बन पर डिफरेंट देखो एग्जिबिट करेगा। अच्छा यहां पर अगर मैं ए और बी कर देता, अगर मैं यहां ए और बी कर देता तब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करता क्या, तब भी करता। देखो यहां और यहां सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही कार्बन पर दो ग्रुप कैसे होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है, समझ गए कहानी। अब मैं आपको इससे समझाता हूं। चलिए सबसे पहले ये चेक करिए कि इवन नंबर के डबल बॉन्ड होने चाहिए। देखो ये डबल बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड है, 2। अब बस यहां चेक कर लो, यहां क्या लगा है Cl, यहां क्या लगा है H, ये क्या है डिफरेंट, यहां H यहां Cl, ये क्या है डिफरेंट, तो आपका एग्जीबिशन होगा आंसर यस लिख देना, आंसर यस लिख देना। देखो ठीक है, सेकंड वाला देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गए, अगर 3 डबल बॉन्ड आ गए तो ये प्लेन में आ जाएंगे, इसका मतलब यहां मुंह पे ही मना कर दो, आपको फिर एंड ग्रुप देखनी नहीं है। अगर डबल बॉन्ड तुम्हारे 3 आ गए तो ऑड नंबर में OI नहीं होता, ऑड नंबर में GI होता है, ठीक। अगला देखो जरा, ये इवन नंबर के डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां H और H सेम आ गए। आप यहां देख लो तो उस तरफ देखने की जरूरत नहीं, यही मना कर दो मुंह पे नो, बाकी उधर भी देख सकते हो, लेकिन इस तरफ से ही आंसर आ रहा है तो क्या दिक्कत है, यहीं से आंसर नो बोल दो। तो पहला वाला यस है, दूसरा तीसरा नो है, चेक कर लो एक बार सभी लोग, देख लो फटाफट से। ठीक है, एक बार बताओ क्लियर है तो, समझ गया बेटा, क्लियर, चलें आगे, वेरी नाइस। अब जैसे मैंने आपको क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड बताया, वैसे ही आप रिंग वाला सिस्टम ले सकते हो। इवन नंबर की रिंग होनी चाहिए, सेम वैसे ही है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड की DU1 होती है, एक रिंग की DU1 होती है, तो डबल बॉन्ड को तुम रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। अब जैसे देखो यहां पर, यहां देखो ये 2 रिंग आ गई, 2 रिंग आ गई, स्पाइरो कंपाउंड हो गए, 2 रिंग आ गई, तो क्या चेक करना है आपको, वही वाला काम करना है। क्या कह रहे हैं, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड कैन एग्जिबिट OI। अब आप ये चेक कर लो सिमिट्री है कि नहीं है। अगर मैं इस रिंग के अलोंग काटूंगा, क्यों, ये रिंग ऐसी होगी तो ये रिंग ऐसी होगी, परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। अगर मैं इस रिंग के अलोंग काटूंगा इस तरीके से, इस रिंग को प्लेन में लेकर ऐसे कटेगा ये, और अगर ऐसे कटेगा तो आप देखो ऊपर और नीचे सिमिट्री है, देखो, और ऊपर और नीचे सिमिट्री, इसका मतलब क्या हो गया, पीयूएस मिल गई आपको। और अगर पीयूएस मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर लो। इस वाले में देखो, अगर मैं इस प्लेन के अलोंग काटता हूं तो ऊपर O है नीचे C है, कोई बोले नहीं सर हम तो इस वाले प्लेन के अलोंग काटेंगे इधर, तो ऐसे काटोगे तब भी ऊपर O नीचे C है, इधर इधर सेम हो सकते हैं, इधर इधर सेम नहीं होने चाहिए, है ना, तो इसमें पीयूएस नहीं आएगी। और स्पाइरो कंपाउंड या फिर आपके क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो, उसमें सीयूएस तो होती नहीं है, अलग अलग प्लेन में होते हैं ये, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चेक कर लेना एक बार, है ना। इधर चेक करो, अब इसमें तुम देखो, आप ये वाली रिंग के प्लेन में काटो तो ऐसे काट दो, और इस रिंग को ऐसे लेकर काटोगे तब भी कट जाएगा, ये देखो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। और पीएस अगर आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस वाले को देखो, अगर तुम इस वाले रिंग को लेते हो तो ये ऐसा कटेगा, और इस वाली रिंग को लेते हो तो ऐसा कटेगा, पीएस इसमें क्या है, नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। कई लोग यहां पर ये बोलने लगते हैं, कुछ लोग बावले होते हैं, कुछ ऐसा भी बोलने लगते हैं कि सर अगर मैं यहां खड़े हो जाऊं, कि सर अगर मैं यहां खड़े हो जाऊं
तो डायगोनली अपोजिट चलने पर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, ऐसा ही तो नहीं है। एक रिंग अगर इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग परपेंडिकुलर है, तो कभी भी डायगोनली अपोजिट नहीं आएगा, उसके लिए सेम प्लेन में होना चाहिए ना डायगोनली अपोजिट, तभी तो जाएगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ध्यान रखना। चेक करके बताएं जरा, क्या सारे क्लियर हैं? मोहित जी ने एकदम सही बोला, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? जेम्स बॉन्ड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चले क्लियर एकदम, देख लो एक बार सभी लोग चारों एग्जांपल। एक बच्चा कह रहा था थर्ड वाले में वर्टिकल नहीं हो सकता क्या? ऐसा बेटा ये अलग अलग प्लेन में है यार, ये अलग अलग प्लेन में है। क्यों? एक रिंग इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग इस प्लेन में है, तो कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? अलग अलग प्लेन हो गए ना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, क्लियर है? देखो ऐसा है ये, अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसा है, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। देखो अलग अलग प्लेन में, ये वाला इस प्लेन में है तो ये वाला इस प्लेन में, ऐसा दिखेगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। डन है? क्लियर है? चलें आगे। वेरी नाइस। चलो थर्ड है स्पाइरो प्लस क्यूमुलेंस। ध्यान से सुनना जरा, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो कंपाउंड अगर मिक्स कर दे तो भी इवन नंबर होना चाहिए। जैसे तीन केस हो गए ना आपके, पहला हो गया लगातार इवन नंबर के डबल बॉन्ड, दूसरा हो गया लगातार इवन नंबर की रिंग, तीसरा हो गया डबल बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, आइए जरा, अगर इनका सम इवन नंबर ऑफ स्पाइरो प्लस डबल बॉन्ड, ये ओआई एग्जिबिट कर सकता है। देखें जरा ध्यान से, ये रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया। चेक करें जरा पीयूएस, क्या मैं इस प्लेन के अलोंग काट दूं? ऐसा सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या मैं इस प्लेन के अलोंग काट दूं? तब भी नहीं दिख रही है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? इधर आ जाए जरा, इधर आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो ये दोनों एच सेम लग गए ना, तो आप इस रिंग को प्लेन में लेकर ऐसा काट सकते हो, इधर से कटेगा ये ऐसा, तो एच और एच क्या आ गए? सेम सेम आ गए, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, लेकिन यही तो गलत है, यही तो इस सवाल की खूबसूरती है। देखने से ऐसा लगता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। देखो देखने से ऐसा लगता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। अब आप बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव किस वजह से? ना ना ना, यही तो बात है। आपने ये देखा कि सर मैंने रिंग के प्लेन के अलोंग काट दिया तो एच और एच सेम लगे हैं, सेम लगे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप यही बोलोगे ना सर पीयूएस इसमें है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, ये इस वाले सिस्टम की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है, ये बात सही है। लेकिन अगर तुम गौर से देखो इसको, बहुत गौर से देखना बेटा, ये क्या है? एक कायरल कार्बन, और एक कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये एक कायरल की वजह से। अच्छा सर आपने यहां क्यों नहीं बताया? कर सकते हो, यहां एक कायरल की वजह से भी है और इस सिस्टम की वजह से भी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अरे एक कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है। यहां देखो जरा, ये डिफरेंट है, बिल्कुल सही। और अगर आप एक कायरल कार्बन वाला देखना चाहो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। एक कायरल कार्बन में पीएस नहीं होती है ना। क्लियर? याद करो, भूल गए थे क्या? सचिन कह रहे हम भूल गए थे। बेटा यही तो बात है, मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ये, इसलिए डाला गया ये सवाल। स्पाइरो प्लस क्यूमुलिन वाला केस तो ठीक है, आपको समझ आ गया कि सर आपने बोला इवन नंबर चेक करेंगे, टर्मिनल पे ग्रुप देख लेंगे, सेम हुए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, डिफरेंट हुए तो एक्टिव।
लेकिन साथ साथ दिमाग में यह भी रखना कि और कहां कहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन सीख कर आए अपनी पुरानी जिंदगी में, कहां कहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन सीखा है तुमने। ठीक है, क्लियर, समझ गए बात को, ये अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं, बाइफिनाइल रिंग्स। बाइफिनाइल रिंग्स वैसे तो प्लेनर होती हैं, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता है इनमें। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, अगर बाइफिनाइल रिंग्स की बात करूं मैं, तो बाइफिनाइल रिंग्स ऐसी दिख रही होंगी। तो देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं इसके ऑर्थो पर ग्रुप लगा दूं और ये ग्रुप क्या कर दूं, मैं बल्कि कर दूं, एक्स और वाई किससे बिलोंग करने चाहिए? और वाई होना चाहिए NO2 SO3H, बल्कि ग्रुप Cl Br I SO3H अल्काइल ETC। अगर ये बल्कि ग्रुप लगे होते हैं तो ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, देखो ये बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक रिंग इस प्लेन में होगी तो दूसरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, तो मैं उसको कुछ ऐसे बना सकता हूं, अगर ये बल्कि ग्रुप है तो ये रिंग क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ऐसी दिखेगी, मतलब ये अबव द प्लेन निकलने लगेगी। ऐसे दिखा सकते हो आप इसको। ठीक, और यहां पर ऐसे डैश डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्या चेक करना है तुम्हें, ये ग्रुप ऑर्थो पर अगर ग्रुप बल्कि लगे हैं तो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्यों? अगर तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने जाओगे ना, तो ये ग्रुप सेम होंगे तो पीयूएस आ जाएगी, ग्रुप डिफरेंट होंगे तो पीयूएस नहीं आएगी, ये चेक करना है। और ग्रुप बल्कि होने चाहिए, कहां होने चाहिए, ऑर्थो। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रुप, मान लो ये वाला ग्रुप तुम हटा के, ये वाला ग्रुप हटा के यहां लगा देते, तब ये रिंग प्लेनर होती, दोनों रिंग प्लेनर होती। ये कब होता है, जब चारों ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगे हों। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आ जाओ जरा, पहला सवाल देखेंगे। यहां NO2 है एक्चुअल में। चलो बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, आप काट के देख लो। इस रिंग को प्लेन में लेकर काट दो, इस रिंग को प्लेन में लेकर काट दो। इधर काटोगे, चेक करोगे, यहां NO2 यहां COH, दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब यहां POS नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ चेक करो, इधर काटोगे, ये दोनों क्या लगे हैं, डिफरेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, दूसरा देखो, अगर तुम ये वाला प्लेन लेके काटते हो तो ये दोनों ग्रुप क्या लगे हैं, सेम, तो यहीं बोल दोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो दूसरा क्यों चेक करोगे, टाइम थोड़ी इतना है अपने पास, जल्दी कर लो। अगर यहीं पीयूएस आ गई तो सीधा, सॉरी OIA होगा, यहीं पीयूएस आ गई तो सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर, बात समझ गए। अगर ऑर्थो पे ग्रुप नहीं लगे रहते तब तो प्लेनर है, अगर ग्रुप लगा दिए और बल्कि ग्रुप हुए तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होते ही एक रिंग दूसरे की 90 डिग्री पर आ जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्लियर है एकदम। चलें आगे। पैरा और मेटा पर अगर हुआ तब प्लेनर ही रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा कोई भी एक ग्रुप। हमें चारों ग्रुप कहां चाहिए, ऑर्थो पे चाहिए। हमें चारों ग्रुप कहां चाहिए, ऑर्थो पे चाहिए। जैसे बाइफिनाइल है वैसे ही ट्राइफिनाइल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, ट्राइफिनाइल में अगर मैं आपको कोई ग्रुप नहीं लगा के देता हूं, अगर मैं टरफिनाइल लेता हूं तो अगर मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया तब तो ये प्लेनर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया है बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, प्लेनर। क्यों, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, देखो पूरे तीनों रिंग में। लेकिन अगर मैंने बल्कि ग्रुप लगा दिया, बल्कि ग्रुप में क्या होता है, ये रिंग इसको रिपेल करेगी, ये रिंग इसको रिपेल करेगी, तो बीच वाली रिंग का प्लेन आउट हो जाएगा, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगी ऐसा। तो बीच वाली रिंग आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन ऐसा तब होगा जब सारी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप बल्कि लगे हों, ऐसा हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को मानेंगे इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में,
इस रिंग को बोर्ड के प्लेन में, ये रिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड ऑफ, मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना, ऐसा होता है। तो इस तरीके से होती है ये। तो आप क्या करोगे, तुम इसको तुमने प्लेन में ले लिया, इसको तुमने प्लेन में ले लिया, इस वाली रिंग को ऐसा कर लो इसको, तो आगे बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़े इधर, तो ये क्या लगा है, Br Cl डिफरेंट है, और इसी प्लेन के अलोंग काटोगे इसको, Cl Br डिफरेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन आप इसमें यह भी चेक करो, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्यों? क्योंकि ये वाली रिंग और ये वाली रिंग तो प्लेन में है ना, पहली और तीसरी रिंग प्लेन में, दूसरी वाली प्लेन में नहीं है, पहली और तीसरी तो प्लेन में है ना। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं, मैं चेक करने के लिए ऐसा बोलूं कि ध्यान से देखना, कि मैं इधर खड़ा हूं, मैं इस रिंग के सेंटर पे खड़ा हूं, तो अगर मैं इस रिंग के सेंटर पे खड़ा हूं, तो अगर मैं इसी के प्लेन में देखूं, तो Br के अपोजिट Br, Cl के अपोजिट Cl, इसी प्लेन में। और अगर मैं इन दोनों रिंग की तरफ जाऊं, तो इधर Cl, इधर Cl, इधर Br, इधर Br, देखो, तो मुझे यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है ये। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इसमें, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेकंड वाले में चेक करो, अगर मैं इस रिंग का प्लेन ले लेता हूं, ये कुछ इस तरीके से है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर मैं इस रिंग का प्लेन लेता हूं, तो मैं ऐसे काटूंगा, तो क्या लगा, BrCl अलग लगा, ऐसे काटूंगा तब भी BrCl अलग लगा। देखो, ये डिफरेंट लगे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चेक करो जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, टरफिनाइल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करेंगे। अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने जाऊंगा, तो यहां Cl लगा है, यहां I लगा है, ओहो, ये दोनों क्या है, डिफरेंट, तो कॉस भी इसमें नहीं है। बाकी क्यों चेक करो, जब यही डिफरेंट है तो कॉस होगी नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो, सेकेंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चेक करें। अब बेटा ये थोड़े अच्छे केस हैं, है ना, थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो थोड़ी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी, है ना, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। सिंपल होता है, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता, बस थोड़ा डिफरेंट केस लगता है आपको। चले, बोलो फटाफट से, देख लो एक बार अच्छे से दोनों, बताओ किसी में डाउट हो तो। बेटा हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 ही होगा। वो तो बल्कि ग्रुप की वजह से प्लेन चेंज हो जाता है, बल्कि ग्रुप की वजह से प्लेन चेंज हो जाता है। डन, चलिए बहुत बढ़िया। आओ जरा हेट्रोसाइक्लिक में चेक कर लो। अगर हेट्रोसाइक्लिक में चेक करोगे, तो चेक करो पीओएस सीएस वगैरह। अगर मैं एच एम ई ये वाला प्लेन लेके चलूं, ये वाला, अगर मैंने ये प्लेन ले लिया, तो ये प्लेन कटेगा कैसे, ये प्लेन ऐसे कटेगा इस तरीके से। भाई ये प्लेन जो डाल रहे हो ना, तो ऊपर से नीचे डालोगे तो ये प्लेन ऐसे कटेगा। तो ये NH सेम है, ये CO और ये CO सेम है, प्लेन में आने वाले डिस्कार्ड कर देते हो, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। चेक कर लो जरा, इस वाले में चेक करो। अगर तुम इसको प्लेन लेके चलते हो कि मैं ये प्लेन ले लूंगा, तो प्लेन कहां से कटेगा, प्लेन कटेगा ऐसा, भाई ऊपर से नीचे डालोगे ना प्लेन, ऐसा कटेगा। तो यहां NH लगा है, यहां CO लगा है, यहां CO लगा है, यहां NH लगा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, अपोजिट लगे ग्रुप। लेकिन यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए जाना है तुमको, कैसे? अगर मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊं, यहां NH लगा है, यहां भी NH, यहां CO, यहां भी CO, इधर Me ऊपर है, इधर Me नीचे है, इधर H ऊपर है, इधर H नीचे है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। चेक कर लो जरा एक बार, फटाफट से देख लो एक बार और बताओ मुझे, आगे बढ़ना हो तो। तुरंत से पहले सूचित करें।
चलें, बोलो भाई। बहुत धुआंधार चाय मिली बहुत दिनों बाद, स्टूडियो की चाय। डन। चलिए भाई, डन प्लस सूचित, वाह यार। चलो भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन सीख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन में आप फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें आप बिना फॉर्मूले के करेंगे। वो सारी चीजें हम सीखेंगे। पहले वो केस देख लेते हैं जिसमें फॉर्मूले से होता है। ठीक है, आइए जरा, क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n। n क्या है, स्टीरियोजेनिक एरिया, मतलब जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा हो, है ना, कायरल कार्बन हो या फिर अभी जितने भी स्पेशल केस देख रखे हैं अपन ने, जिस सिस्टम की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा हो उसको एरिया बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक एरिया। देखो, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, जितने आपके होते हैं वही एक्टिव होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होते। और जितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को 2 से डिवाइड कर दो तो आरएम आ जाएगा। क्यों, मान लो मेरे पास 2 ऑप्टिकल आइसोमर हैं जो आपस में एनेंटियोमर है, तो मैं उनको आपस में क्या बोलूंगा, आरएम एक बोलूंगा ना। 2 आइसोमर का एक आरएम, ठीक है, 2 आइसोमर का एक आरएम। ठीक, अगर सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो मेसो कितने होंगे, 0। भाई अगर अनसिमेट्रिकल है मतलब सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जितने एक्टिव हैं वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, आरएम बनाएंगे। अगर मेरे पास मान लो 10 आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो कितने आरएम बनेंगे, 5 ही बनेंगे ना। मेसो कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे क्योंकि सिमेट्री नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे यहां अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या पूछा है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिव, आरएम और मेसो निकाल लेते हैं। यहां पर चेक करो मॉलिक्यूल में क्या सिमेट्री दिख रही है। सिमेट्री मॉलिक्यूल की शकल देख के समझ में आ जाएगा तुमको सिमेट्री दिख रही है कि नहीं। देखो मॉलिक्यूल की शकल देखो, क्या सिमेट्री है, नहीं है। देखो ऊपर CHO लगा है, नीचे CH2H लगा है। सिमेट्री देखने के लिए आप ऐसे सोचा करो कि हम कहीं सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाएं, वहां से दोनों डायरेक्शन में जाएं, हर एक जगह आपको सेम ग्रुप मिले तो सिमेट्री होती है। तो ऊपर नीचे जाने पर सिमेट्री मिल ही नहीं रही है ना। ठीक, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ n की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है कायरल, ये क्या है कायरल, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, तो n क्या हो जाएगा, 2। स्टीरियोजेनिक एरिया 2 हो जाएगा। और अगर n 2 है तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, OI 2 की पावर n, यानी कि 4। और जितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे, और एक्टिव में 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आरएम आ जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। मेसो कितने हो जाएंगे, सारे एक्टिव हैं तो मेसो एक भी नहीं होंगे ना, तो ये फॉर्मूले नहीं रटने। बस आप ये ध्यान रखो कि हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n होते हैं और सिमेट्री नहीं होते तो सारे एक्टिव होते हैं। जितने एक्टिव होंगे उसमें 2 से डिवाइड कर दो, आरएम आ जाएंगे, और सारे एक्टिव होंगे तो मेसो 0 होंगे। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले ये वाले नहीं रटने, बस आपको ये ध्यान रखना है 2 की पावर n वाला। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर n से तुम्हें पता है सिमेट्री नहीं है तो सारे एक्टिव तो मेसो 0, और एक्टिव में 2 से डिवाइड आरएम, सीधा करो ना, ऐसे फॉर्मूले थोड़ी याद करोगे। ठीक है, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। माही सिंह, शीतल, हर्ष, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जा रहे हो एकदम, ऐसे ही चलते जाना। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, अगर सिमेट्री है और मॉलिक्यूल क्या है, n ऑड रख रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं सेकंड केस में, यहां ऐड कर लो। इफ मॉलिक्यूल इज, यहां लिख लेते हैं, इज अनसिमेट्रिकल, सॉरी अनसिमेट्रिकल हो गया था। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और n क्या हो, ऑड हो, मतलब स्टीरियोजेनिक एरिया क्या हो आपके, ऑड हो, तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर p, ये फॉर्मूला लगता है। और p क्या होता है यहां पर, n-1,
ठीक, अब तुम्हें इसमें क्या क्या ध्यान रखने वो सुनना। तुम यहां पर ये ध्यान रख लो, टोटल OI कितने बेटा, 2 की पावर P, और मेजो याद रख लो बस, है ना। बाकी ये बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं करना, मेजो याद रख लो। क्यों, ये दोनों याद रखना आसान है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो आप आसानी से याद रख पाओ, है ना। 2 की पावर P टोटल ऑप्टिकल आइसोमर है, और P/2 कर दो तो मेजो हो जाएंगे। तो मेजो कितने, 2 की पावर P/2। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस मेजो, सही बात है ना। हाँ, मेजो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम उसको ऐसे लिखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू ऑप्टिकल एक्टिव प्लस मेजो। तुमने ये याद कर लिया, ये क्यों याद कर रहे हो, OI में से मेजो माइनस कर देना। तो आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने, लिखे भले ही है लेकिन याद नहीं करने। आपको क्या याद रखना है, ये याद रखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आइए जरा, ये क्या है कायरल, ये क्या है कायरल, ये क्या है कायरल। बेटा ये सीडो कायरल है, सीडो कायरल को भी कायरल की कैटेगरी में रख लेते हैं, डबल स्टार लगा देता हूं यहां पर, है ना। फॉर्मूले में n क्या हो जाएगा, 3। अगर n 3 है तो p क्या आ जाएगा, n-1, यानी कि 2। p कितना आ गया, 2। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, 2 की पावर p, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। मेजो कितने होते हैं, मेजो 2 की पावर P/2 यानी कि 2 की पावर 2/2 यानी कि 2 की पावर 1/2। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्टिकल 4 है, मेजो 2 है। हाँ, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए, 4 - 2 यानी कि 2, और OA 2 हो गए बेटा, तो RM हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। कितना आसान है, कितना आसान है, देखो कितना आसान है भाई। आप क्या करो, OI निकाल लो, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, मेजो निकाल लो 2 की पावर P/2 से, OI में से मेजो माइनस कर दो, एक्टिव आ जाएंगे, एक्टिव में डिवाइड बाय 2 कर दो, RM आ जाएगा। तो ये जबरदस्ती में आपको रटने नहीं पड़ेंगे फॉर्मूले। तो पिछले वाले केस में क्या ध्यान रखना, 2 की पावर n, इस वाले केस में क्या ध्यान रखना, 2 की पावर p और 2 की पावर P/2, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको एकदम ऐसे कंठस्थ नहीं करने पड़ेंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखें अपन, एक जगह 2 की पावर n और यहां 2 की पावर p और P/2। क्लियर है, देख लो एक बार ध्यान से। एक केस और आ रहा है, n अगर इवन हो जाए तो, ठीक। चलो इधर देखो, अगर मैं आपके सामने, ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया ना, केस 3 लिख दूं, केस 3 लिख देता हूं मैं। इफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और n क्या हो जाए, इवन, तो यहां टोटल y का फॉर्मूला होता है टू की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और p क्या है यहां पर, n/2। अब यहां याद रखना बहुत आसान है, जो पहले लिखा है वो ऑप्टिकल एक्टिव, जो पहले लिखा है, जो बाद में लिखा है वो मेजो, और RM क्या हो जाएगा, OA/2। ये लगाना है आपको, ये लगाना है आपको, देखो ना, देखो अगर मैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर p-1, इनका सम कर दिया, 2 की पावर n-1 ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, 2 की पावर p-1 मेजो हो गया, और ऑप्टिकल एक्टिव में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आना है बेटा, RM आना है ना। ऑप्टिकल एक्टिव में 2 से डिवाइड कर दो, RM आ जाएगा भाई, ठीक है, सही है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इन्हीं को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और कहां फॉर्मूला नहीं लगाना वो भी बताऊंगा। हर जगह ये फॉर्मूले नहीं लगते, कहां नहीं लगाना है वो भी बताऊंगा। पहले आप ये देख लो, अच्छे से देख लो, एक बार मन भर के देख लो,
फिर अपन करते हैं, जब तक अपन चाय की चुस्की ले लें एक दो। बेटा जीआई में भी सेम केस थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था फॉर्मूले में। डन। चलिए 4 सवाल का आंसर निकालना है, निकालें जरा, ट्राई करेंगे जरा, ट्राई करो जरा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं बस, फटाक से ट्राई करो। ये चारों क्वेश्चन होना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड ही है, फॉर्मूले बेस्ड है, जल्दी लगाओ, आप लोगों से आंसर बनने चाहिए। एक बच्चा कह रहा ऑप्टिकल आइसोमर और ऑप्टिकल एक्टिव में क्या डिफरेंस है। बहुत सही आज सवाल पूछा है तुमने। ऑप्टिकल आइसोमर मतलब उसमें मेसो भी काउंट होता है, ध्यान रखना, और ऑप्टिकल एक्टिव में मेसो काउंट नहीं होता। आया आंसर? आया क्या आंसर? आया क्या आंसर बेटे? ओ बेटा जी, बाबू जी, ऑल डन। वाह यार, 1.5 मिनट में कर लिया, बहुत बढ़िया। डन। चलिए भाई, सवाल को गौर से देखें, सवाल को देखें। क्या इसमें सिमिट्री है? नहीं है। क्यों? ऊपर CHO नीचे CH2S, देखो इसमें सिमिट्री है ही नहीं, और सिमिट्री नहीं है तो 1 कायरल, 2 कायरल, 3 कायरल, 4 कायरल, ठीक। तो टोटल OI कितने हो गए? 2 की पावर 1 2 3 4 16, ये आ जाएगा आंसर। अब अगर आपसे सारा पूछ लिया, ऑप्टिकल एक्टिव भी पूछ लिया, तो भी बता सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिव सारे RM कितने हो जाएंगे? एक्टिव बाई 2 8, और मेजो कितने हो जाएंगे? एक भी नहीं। क्लियर एकदम, बहुत आसान है। अब देखो ये क्या है, कायरल है और सिमेट्रिकल है। कायरल है और सिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या होगा? N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई भाई, ये 2 कायरल कार्बन है, N2 आ गया। सिमेट्रिकल है तो टोटल N2 आ गया, तो P निकाल लो, P आ जाएगा 2/2 1। तो टोटल OI कितने आ जाएंगे? 2 की पावर N-1 प्लस 2 की पावर P-1, मतलब 2 + 1। जो पहले लिखे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो बाद में लिखे हैं वो मेसो। सम तो कितना होगा? 3। और RM कितने हो जाएंगे? एक्टिव बाई 2। RM कितने हो जाएंगे? एक्टिव बाई 2। अब देखो ये कायरल सिमेट्री नहीं है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ गए? 2 की पावर 2 4, और यही सारे क्या हो जाएंगे? एक्टिव। मेसो कितने हो जाएंगे? 0, और RM कितने हो जाएंगे? 4/2 2। सिंपल एकदम। अगला देखो, ये कायरल है और ये है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, ये इवन नंबर के हैं, तो इसकी वजह से भी तो यहां ऑप्टिकल आइसोमर जब एग्जिबिट करेगा, यानी कि N की वैल्यू 2 आ जाएगी, और सिमेट्री नहीं है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, और सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव, मेसो एक भी नहीं, RM 4/2। सही है ना? अरे यहां पर कोई सिमेट्री थोड़ी है, चेक करो जरा।
क्या सारे के सारे मैच कर गए? सिंपल एकदम। तो ऐसे करना है आपको सवाल। तो सर अब वो वाला केस बता दो जहां फॉर्मूला नहीं लगाते। जब कभी भी तुम्हें सवाल में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तब आपको कुछ चीजें चेक करनी है और उन्हीं चीजें के बेसिस पर, उन्हीं चीजों के बेसिस पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है या नहीं करना, ये डिसाइड करना है। ठीक है, क्लियर है एकदम? ये क्लियर? पहला वाला नहीं आया था क्या तुम्हारा? भाई एक कायरल, दो कायरल, तीन कायरल, चार कायरल, 2 की पावर 4, 16 आएंगे। सारे के सारे एक्टिव होंगे, आरएम 8 हो जाएंगे, मैजो 0। डन है, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपका अगर सवाल ऐसा आया, कैसा? ऐसा सवाल आया, ध्यान से सुनना अब जरा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का, तब क्या करना है उसके लिए एक पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ लो पहले। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या लिखा है जरा पढ़ें। अगर किसी कंपाउंड में जीआई एंड ओआई दोनों एग्जिबिट कर रहे हो, इंग्लिश वाली हिंदी सब पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है ये पढ़ो। अगर किसी कंपाउंड में जीआई और ओआई दोनों एग्जिबिट कर रहे हो, मतलब आपसे स्टीरियो आइसोमर पूछेंगे। अगर सिमेट्रिकल है, अगर कंपाउंड क्या है, सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n, और सिमेट्री है तो फॉर्मूला यूज नहीं करना। और ये कब लगाना है? कब लगाना है ये? जब स्टीरियो आइसोमर पूछे तभी ऐसा सोचना है। आपसे सवाल में लिखा है जीआई बताओ, तो जीआई के फॉर्मूले हम पहले ही देख चुके हैं। आपसे सवाल में लिखा है ओआई बताओ, ओआई के फॉर्मूले लिख चुके हैं। लेकिन सवाल में लिख दिया स्टीरियो आइसोमर बताओ, तो उसके लिए देख लो। अगर सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर n, और n यहां क्या होगा? यहां का n होगा स्टीरियोजेनिक एरिया। अब स्टीरियोजेनिक एरिया में जीआई वाला भी होगा और ओआई वाला भी होगा। इसको हम सवालों से सीखेंगे। फॉर्मूला कब नहीं लगाना है? जब जीआई ओआई दोनों पूछ ले, मतलब स्टीरियो आइसोमर पूछ ले और सिमेट्री हो, तब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सीख लो तो क्या करना है, इनमें हम अप्लाई करके सिखा देंगे। क्या पूछा सवाल में? स्टीरियो आइसोमर कान खड़े हो जाने चाहिए, कि फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है। क्या जब स्टीरियो आइसोमर पूछे तो क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है कि नहीं लगाना है। सिमेट्री नहीं होगी तो लगा देंगे। चेक करो क्या इसमें सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही, तो एक कायरल ये हो गया और इसकी वजह से जीआई होगा। देखो यहां पे जीआई होगा ना, यानी कि एक एरिया ये हो गया कायरल और जीआई वाला, 2 एरिया होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहां आ जाएगा टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 2 यानी कि 4। खत्म, खत्म। अब ध्यान देना, गौर से देखो सेकंड वाले को, देखो जरा गौर से। आय हाय कितना अच्छा लग रहा है, देखो गौर से देखो सेकंड वाले को। सिमेट्रिकल दिख रहा है और स्टीरियो आइसोमर पूछा है। अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे? तरीका सीख लो। अब हम अपनी तरफ से बना बना के देखेंगे, तो सारे बना के नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा टाइम भी बचाएंगे। कैसे? ये तुम्हें पता है कायरल है, ये तुम्हें पता है कि जीआई एग्जिबिट कर रहा है, और ये तुम्हें पता है कायरल है। मैं क्या करूंगा? इनके कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दूंगा और चेक कर लूंगा कितने कॉम्बो बन रहे हैं। अगर ये आर हो जाए, ये सिस हो जाए, ये आर हो जाए एक, अगर ये आर हो जाए, ये सिस हो जाए, ये एस हो जाए, 2 चेक करते जाना। अगर ये एस हो जाए, ये सिस हो जाए, ये आर हो जाए, 3। अगर ये एस हो जाए, ये सिस हो जाए और ये एस हो जाए, 4। ऐसे ही 4 ट्रांस में बनेंगे। क्यों? 4 सिस तो 4 ट्रांस में आएंगे। देखो अगर ये आर हो जाए, ये सिस की जगह आप क्या कर दो? ट्रांस, आर ट्रांस आर, आर ट्रांस एस, एस ट्रांस आर,
एस ट्रांस एस। टोटल कॉम्बो कितने आ रहे हैं? 8। कितने आ रहे हैं? 8। लेकिन इनमें से 2 रिपीट कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। तुम्हें यह पता है कि इसमें सिमिट्री है, तो अब तुम इस वाले को देखो, आर सिस एस, और इस वाले को देखो, ये तो आइडेंटिकल है भाई। आर सिस एस कोई ऐसे पढ़ेगा तो आर सिस एस होगा। मैं तो यहां से पढ़ूंगा, मैं तो यहां से पढ़ूंगा ना, मैं यहां से पढ़ूंगा तो क्या दिखेगा? एस सिस आर। कोई बोले हम तो यहां से पढ़ेंगे, क्या दिखेगा? आर सिस एस। तो बात तो बराबर है, बात तो बराबर है। तो यानी कि ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। मतलब ये सेम हो गए। क्या हो गए? सेम। सिमिलरली ये वाले भी तो सेम होंगे। तो मैं इसको एक काउंट करूंगा, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, 3 यहां होंगे 6। तो इसका सही आंसर जो आएगा 6 आएगा, ना कि 8। देखो, इसका सही आंसर 6 आएगा, ना कि 8। गौर से देख लो इसको, 6 आएगा, ना कि 8। चेक कर लो जरा। राम राम कह रहे, यही मैं सोच रहा था, बस यही तो सोचना था। क्लियर है एकदम? क्लियर है? जस्सी कह रहे हैं 4x2 एंड 2x4 आर इक्वल। क्या बात है, गजब सोचते हो भाई जस्सी। डन। प्रिंस कह रहे हैं एस एस एंड आर आर भी सेम ले सकते हैं। नहीं, एस एस लोगे तो ऐसा थोड़ी है। देखो, तुम कह रहे हो एस एस एस, यहां से पढ़ूंगा तो क्या दिखेगा? एस एस एस। यहां से पढ़ूंगा तब भी एस 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 ही दिखेगा, है ना? ठीक, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप दिमाग लगाएं और ये बताएं, इसी जैसा ही ये है। थर्ड वाला आपको बताना है। मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा, मात्र 1 मिनट का। बताएं, सिमिलरली ऐसे ही करना है, करके बताएं जरा। सेकंड और थर्ड सेम ऐसा ही है। क्यों? सिमिट्री है और स्टीरियो पूछा है। 1 मिनट में आंसर निकालना है आपको। लगाएं, दिमाग लगाएं जरा, देखते हैं कितने लोगों का आता है। सोचें जरा। क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ता जा रहा है बेटा, है ना? थोड़ा ध्यान रखना। बोलो। ऐसा थोड़ी है पुराने वाले का आंसर 6 है तो इसका भी चेक कर रहे हैं। लगाओ, दिमाग लगाओ। सिमेट्रिकल एकदम सही है। एक बच्चे का आंसर आया था, मयंक। बहुत बढ़िया बेटा मयंक। प्रियांशु वेरी नाइस। देखना जरा। राहुल बहुत बढ़िया। नौसाद वेरी नाइस। खुशित बहुत बढ़िया। आइए जरा, निकाला है मतलब कुछ लोगों ने। अब ये चेक करना जो तुम सोच रहे हो वही किया है क्या। अगर मैं इसको Z कर दूं, देखो एक ये एरिया है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं इसको Z कर दूं और इस वाले को Z कर दूं, तब आप बोलोगे सर ये कार्बन कायरल नहीं होगा, ए कायरल होगा, है ना? क्योंकि ये सीडो कायरल की कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये Z हो जाए, ये Z हो जाए, तो ये क्या होगा बीच वाला? ए कायरल। कायरल थोड़ी होगा ये। देखो, अगर ये Z हो जाए, ये E हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कायरल। सही ना? अगर ये E हो जाए, ये Z हो जाए, तब भी ये कायरल। और अगर ये E हो जाए, ये E हो जाए, तो ये ए कायरल। चेक करो जरा।
चेक करो, मैंने क्या करा, अगर ये Z हो गया, ये Z हो गया तो ये एक आयरल होगा, अगर ये Z हो गया, ये E हो गया तो ये कायरल हो गया, सही ना। और अगर ये E हो गया, ये वाला E हो गया, ये Z हो गया तो कायरल हो गया, और दोनों E हो गए तो ये कायरल हो गया। बताओ जरा, अब ये बताओ कितने लोगों का 2 आ रहा है आंसर, देखें जरा चैट में क्या कह रहे हो। हर्ष कह रहे हैं RS नहीं ले सकते। हाँ, इसके आगे तोड़ो, केस तोड़ो, और क्या क्या हो सकते हैं। अब अगर कायरल हो गया तो उसके अंदर चलो, कायरल हो गया तो उसके अंदर चलो, एक R हो सकता है, एक S। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस प्रियांशु, वेरी नाइस, सही जा रहे हो। संदीप जी 3 नहीं आएगा बेटे आंसर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सिस्ट्रांस से चलो, लो सिस्ट्रांस कर लो। अगर ये सिस हो गया, ये सिस हो गया तो ये एक कायरल हो गया, एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया तो क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। और ये ट्रांस ये सिस हो जाए और दोनों ट्रांस हो जाए। अब आप मुझे एक बार देखकर बताएं, जब ये एक कायरल होगा तब आरएस थोड़ी होगा इसमें, ना ना ना, जब कायरल होगा तब आरएस होगा। लेकिन सिस कायरल ट्रांस और ट्रांस कायरल सिस में मैं कॉम्बिनेशन ये बना सकता हूं कि इसमें ऐसा हो सकता है कि ये आर हो जाए तो सिस आर ट्रांस और एस हो जाए, आर हो जाए और एस हो जाए। सिमिलरली ट्रांस कायरल सिस में एक बार आर हो जाए और एक बार क्या हो जाए, एस हो जाए। अब आप मुझे देखकर बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे। एक ये हो चुका है, ठीक, सिस आर ट्रांस, या मैं काम करूं अलग से लिख दूं क्या क्या कॉम्बिनेशन थे। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, सिस ए कायरल, सिस आर ट्रांस, सिस एस ट्रांस, सही है, सॉरी, हाँ ट्रांस और ये सिस है ना, ट्रांस आर सिस, ट्रांस एस सिस और ट्रांस ए कायरल, सही है ना, ऐसे लिख दिया मैंने, ए कायरल ट्रांस, ये तो फिक्स है ना। अब इनमें से बता दो कौन से रिपीट कर रहे हैं, इनमें से कौन से रिपीट कर रहे हैं। क्या मैं इसको देखूं, सिस आर ट्रांस और ट्रांस आर सिस, ये रिपीट हो गए। देखो मैं यहां से पढ़ूं या यहां से पढ़ूं, बात तो बराबर ही है। और कलर चेंज करके बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे, सिस एस ट्रांस और ट्रांस एस सिस, ये रिपीट हो गए, और बाकी एक ही और एक ही, ठीक। इन दोनों में से एक लोगे और इन दोनों में से एक लोगे, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, 4। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, पूरा डिटेल में बता दिया मैंने बना बना के, 4 ही आंसर आएगा आपका। हाँ देखो, क्लियर है बेटा, 4 कितने लोगों का आया था, 4 आया था, आपकी कसम, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा कसम खाने के लिए, कभी गलत मत कर देना कसम खा के। चलें आगे, अब चलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लास्ट पोर्शन पर। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट यहां होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट यहां होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा कह रहे, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था, वेरी गुड। न्यूमेरिकल पोर्शन ये होता है कि जो आपका पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट है
उसमें ऑप्टिकल रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकता है। वैसे ऐसा न्यूमेरिकल तो नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार कवर कर लो, पोर्शन है अपने इसमें सिलेबस में। तो जेई मेन के लिए नहीं है, जेई एडवांस के लिए ही है ये वाला पोर्शन। फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, कंपाउंड का नेचर क्या है, जो पीपीएल घूमती है ना, +30 -30 +40 -40, उसका कंपाउंड का नेचर क्या है, कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हो पीपीएल में, क्या वेवलेंथ है उसकी, सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप पोलरिमीटर ट्यूब में, टेम्परेचर क्या रख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, लेंथ उसकी क्या है। ठीक, तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में लेना है और लेंथ जो है वो डेसीमीटर में लेना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व रोटेशन क्या होता है, जो आपको दिखता है कहां पर, पोलरिमीटर ट्यूब में। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या है। स्पेसिफिक मतलब यूनिटी के लिए, स्पेसिफिक मतलब यूनिटी के लिए। तो जो रोटेशन है, अगर मैं उस पोलरिमीटर ट्यूब में कॉन्सेंट्रेशन 1 कर दूं और लेंथ 1 कर दूं, तो उस टाइम पे जो रोटेशन ऑब्जर्व होता है उसी को स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। और स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू एल। थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू एल, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है। न्यूमेरिकल देख लो, एक करके बताओ, कर ही लोगे न्यूमेरिकल तो लेंथ डेसीमीटर में और कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में रखना है आपको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो, एक न्यूमेरिकल है। थीटा बाई सी एल, फटाफट से, 1 मिनट का समय। वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, 30 रोटेशन थीटा ऑब्जर्व रोटेशन दिया है, एमएम दिया, जल्दी फटाफट से बताएं। थीटा बाई सी एल लगाना है फॉर्मूला, हेलो एल्केन में बताया था, बहुत बढ़िया अजीम। हाँ हाँ, बस ये कर लो क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल कर लो। आया कुछ, बोलो। 6 ग्राम ब्यूटेनॉल कह रहे हैं आपसे क्या, 6 ग्राम ब्यूटेनॉल इज डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, द ऑब्जर्व रोटेशन इज 30, व्हेन लेंथ ऑफ ट्यूब इज 300 mm, फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे थीटा दे रखा है कितना, 30, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर एमएल में आ जाएगी 6/250, लेंथ कितनी आ जाएगी 300 mm, 3 डीएम लिख दूं मैं, सही है, 3 डीएम लिख दूं, तो अल्फा आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय टी इंटू एल। सही है, तो 30 इंटू 250/6 इंटू 3, डिवाइड कर लो अब इसको, 3 से कट गया ये 10, 2500/6, 1250/3। चेक करना जरा, क्या यही आ रहा है, उल्टा कर दिया क्या मैंने, 2500/6 ही आ रहा है। प्रीतम जी बोलो क्या बात है। चार सौ सोलह आ रहा है,
डन है एकदम, यही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। एक बच्चा कह रहा मिस्टेक इन मोल कैलकुलेशन। बेटा यही तो बात है, तुम समझ ही नहीं पाए बात को। लो यहां क्या लिखा है, ग्राम पर ml, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर नहीं है, ग्राम पर ml। तो तुम्हें वेट रखना यहां, तुम ये मत कर देना कि तुम ये करने लगो 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, ऐसा मत करने लगना भाई। ग्राम पर ml में ही रखना है कॉन्सेंट्रेशन को, मोल नहीं रखना। यही आ रहा होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम पर ml में रखना है। चलो भाई एक टॉपिक समझ लो जरा, एनेंटियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी करके एक चीज होती है। ऑप्टिकल प्यूरिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल प्यूरिटी का मतलब है जब कभी भी तुम्हारी रिएक्शन होती है तो उसमें जब तुम्हारा एनेंटियोमर पेयर बनता है, ठीक है, जब भी एनेंटियोमर पेयर तुम बनाते हो, एनेंटियोमर पेयर मतलब क्या होता है, आरएम, ठीक। तो आरएम जो होता है वो तो तुम्हारा मिक्सचर होता है किसका, डी प्लस एल का। आरएम क्या होता है, डी और एल का मिक्सचर होता है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड तुम्हें प्योरली दे रखा हो कि ये डी ही है या एल ही है, तो उसको ऑप्टिकल प्यूरिटी बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो तुम्हें लिखा है कि 2 ब्यूटेनॉल प्लस 20, इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। या तुम्हें ऐसा लिख दिया कि 2 ब्यूटेनॉल माइनस 20, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन एल मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये होते हैं प्योर कंपाउंड, और इनका अगर हम मिक्सचर ले लें तो उसको बोलते हैं आरएम, ठीक है। तो उसी चीज को हम परसेंटेज से समझने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक आइसोमर है डी, मेरे पास कोई एक कंपाउंड का आइसोमर है, मान लो ये ले लिया तुमने 2 ब्यूटेनॉल, उसका पूरा का पूरा डी पार्ट है, एल है ही नहीं, पूरा का पूरा डी है। आपने दोनों को सेपरेट कर लिया रेजोल्यूशन मेथड से, दो कंपाउंड थे 2 ब्यूटेनॉल मतलब दोनों ही होंगे, डी और एल दोनों होगा। आपने रेजोल्यूशन लगाया, डी को सेपरेट कर लिया, एल फेंक दिया, ठीक। तो आपके पास सिर्फ डी है। अगर आपके पास सिर्फ डी है तो डी कितना है, 100%, है ना। मैंने कंडीशन बना बना के बता रहा हूं, कंडीशन बना बना के कि अगर तुम्हारा डी 100% है, एल 0% है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये तो कुछ है ही नहीं, और अगर ये है नहीं इसका मतलब आरएम तो बनेगा ही नहीं। आरएम बनेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, सारा का सारा एनेंटियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी किसकी होगी, डी की। तो ये जो लिखा ना 100% डी, वही होगी ना। इसको निकालने का फॉर्मूला है क्या, डी माइनस एल से निकाल लिया करो यार, डी माइनस एल से निकाल लिया करो। एक्चुअल में ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला ऐसा होता है, ऑप्टिकल प्यूरिटी होता है डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, और डी प्लस एल तो 100 ही होगा, 100 से 100 कट जाता है तो डी माइनस एल ही आंसर आ जाता है। तो सीधा डी माइनस एल लिख लिया हमने। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा प्योर कंपाउंड कितने परसेंटेज में है, ठीक है। आइए जरा अगला देखना, अगर मेरे पास डी है 80%, इसमें मैंने एल मिलाया, इसमें मैंने क्या मिलाया, एल मिलाया, कितना मिलाया, 20%। तो मुझे एक बात बताओ, 80 माइनस 20 कितना होता है, 60। ये तो डी ही बचेगा, और इसका 20, ये वाला 20 ले लेगा यहां से, तो 20 प्लस 20 कितना होता है, 40। तो 40 का रेसमाइजेशन हो जाएगा, 40 का रेसमाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो जरा, अगर मान लो मेरे पास डी है 75%, तो एल कितना है, 25% होना भी चाहिए, क्योंकि टोटल तो 100 ही होता है ना। तो आप सुनो जरा, 75% डी में अगर 25% एल मिलाओगे तो ये 25 यहां से 25 उठा ले जाएगा, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। और 75 में से 25 माइनस कर दो तो 50 बचेगा डी वाला। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगर मेरे पास 50% डी है और 50% एल है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बोलते हो इसको, 100% रेसिमाइजेशन बोलते हो। तो इसका 50 इसके 50 को उठा लेगा तो 100% 100% रेसिमाइजेशन होगा, और कोई प्योर बचेगा क्या, बताओ। एक डी है एक एल है, डी का 50 एल का 50 दोनों मिलाया 0, खत्म। कोई प्योर थोड़ी बचेगा, प्योर थोड़ी बचेगा, ठीक। तो 50 प्लस 50 कितना हो गया, यहां तो 0 होगा, क्यों, कोई एक्सेस में नहीं बचेगा, कोई एक्सेस में नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगे दोनों। क्या बनेगा, आरएम बनेगा। अगर उल्टा करने तो देखो, ये 25 हो गया, ये 75 हो गया,
तो अब यहां पर एग्जैक्ट ये फॉर्मूला डी माइनस एल मत कर दें, यहां मॉड लगा लेते हैं। यहां हम क्या करते हैं, मॉड लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्यों, अब एल माइनस डी होने लगेगा, है ना। तो ये 25 यहां से 25 उठाएगा, 50 का रेसिमाइजेशन कर देगा, और 75 में से 25 माइनस कर दो, 50 आ जाएगा। लेकिन अब की बार एल आएगा, क्यों, क्योंकि एल एक्सेस में। समझ गए होगे कहानी। तो इस तरीके से एनेंसोमेरिक एक्सेस निकलता है। अगर ये 20 ले लिया और ये 80 ले लिया, तो ये 20 यहां से 20 उठाएगा, 20 प्लस 20 40 का रेसिमाइजेशन, और 80 में से 20 चला गया तो 60 बचेगा, 80 माइनस 20 देखो, और एल वाला एक्सेस में है तो एल वाला आ जाएगा। और अगर पूरा का पूरा एल हुआ, डी नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि सारा का सारा एल रहेगा, कोई रेसिमाइजेशन नहीं होगा। क्लियर, समझ गया। ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनेंसोमेरिक एक्सेस का मतलब यह है कि कोई एक पर्टिकुलर आइसोमर, उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, डन। बहुत बढ़िया बेटा ईशु, वेरी नाइस आराध्य, हर्ष बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है एनेंसोमेरिक एक्सेस में अगर हम आरएम ऐड कर दें तो 100 आता है। बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। ठीक है, आरएम मतलब रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है। एक कह रहा सर आपने ये 11th में नहीं पढ़ाया था, तो अब पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिक फॉर जेई एडवांस है, जेई मेन में सब नहीं आएगा। ठीक है, अगर जेई एडवांस में सवाल आया तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करके बता दें जरा, 1 मिनट है बस आपके पास, तुरंत से पहले पूरा टॉपिक आप सीख चुके हो। बहुत बढ़िया कृष्णा, साहिल। आरएम कैसे निकाला बेटा, आरएम को निकाला हमने, जितना डी है या जितना एल है उसमें से आप दोनों को न्यूट्रलाइज करके देख लो कितना आ रहा है। करें जरा, बोलो क्या लग रहा है। अरे बहुत आसान है भाई, आवाज आ रही ना, हाँ इतने में तो आ जाना चाहिए आंसर। देखो क्या कह रहे हैं आपसे, एनेंसोमेरिक एक्सेस कह रहे हैं, मतलब डी माइनस एल क्या कह रहे हैं, 75%। ठीक, अगर 75 डी माइनस एल कह रहे हैं, इसका मतलब डी प्लस एल यानी कि आरएम कितना होगा, 25%। सही बात है। देखो आप जो यहां निकाल रहे थे भाई, डी प्लस एल, देखो 100% ये है, डी माइनस एल 100% है। या आप इस वाले मेथड से कर लो, माइनस वाले से। कैसे कर रहे हो, मतलब जैसा भी कर लो, करके देख लेते हैं एक बार। डी माइनस एल आपका कितना है, 75%। तो आरएम मैंने सही लिखा है, ये चेक कर लो जरा, 25% ही आएगा ना। तो हर एक आइसोमर का परसेंटेज निकाल लो, सही है एकदम। चेक कर लो जरा, 50-50 आएगा, क्या आएगा। अगर 75% डी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आरएम में कितना जा रहा होगा, 25 ही जा रहा होगा ना, सही तो है। चेक कर लेते हैं, 2D 100, डी 50-50 आ रहा है। उल्टा क्रॉस चेक कर लेंगे, हमने तो दोनों सीखे ना। एक बार चेक कर लेते हैं, रुको जरा। अगर डी तुम्हारा 50 है, एल तुम्हारा 50 है, तो एनेंसोमेरिक एक्सेस यानी कि ऑप्टिकल प्यूरिटी 0 आएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ रहा है। ना ना ना, गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है, 50-50 नहीं आएगा। डी ज्यादा है ना, तो डी प्लस एल 25 थोड़ी आएगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहां कुछ फॉर्मूला गलत लगाया अपन ने। तो कॉन्सेप्चुअली चल के देख लेते हैं। अगर 75% तुम्हारा एनेंसोमेरिक एक्सेस यानी कि डी माइनस एल यानी कि ऑप्टिकल प्यूरिटी ये आ रही है 75%,
ठीक है, ऐसे सोच लो, ये तुम्हारा प्योर आ गया 75%, और प्योर अगर 75% आया है तो 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 अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 100 आ रहा है ना, सही है। तो आरएम आएगा तुम्हारा 25%, तभी तो दोनों का सम होगा, हाँ 25% आएगा, सही है। आरएम तुम्हारा 25% आएगा, और अगर आरएम तुम्हारा 25% आएगा तो 12.5 ये होगा और 12.5 इसका ले लेगा, कितने में से 75 बच रहा है ना, तो 75 प्लस 12.5, देखो जरा चेक करो जरा डी और एल, क्या मैंने आप सही करा है? क्योंकि 75% एक्सेस में आ रहा है, यानी कि 12.5 और ज्यादा रहा होगा डी में, तभी इसने यहां से 12.5 इसका 12.5 उठा के 25 बनाया होगा और इसका 75 बचा होगा। चेक करो जरा एक बार, चेक करो। अगर मैं आरएम देखता, हाँ आरएम तो जितना मिनिमम होता है, जैसे ये मिनिमम है, इसका और इसका सम होता है, ये 20 था तो यहां से 20 और यहां से 20 उठाया, कितना हो गया 40, तो 40 का आरएम हुआ। ये 25 और ये यहां से 25 उठाएगा तो 50 हो गया, देखो ना सही है। 50-50 होता तब 100 होता है वो, तो डी प्लस एल डायरेक्ट आप आरएम नहीं लिख पाओगे। देखो चेक करो जरा, अगर मेरे पास एनेंसोमेरिक एक्सेस यानी कि ऑप्टिकल प्यूरिटी 25 है, सॉरी 75 है, और 75 ये है, तो आरएम 25 बनेगा। ये 25 कैसे आएगा, 12.5 एल होगा और 12.5 डी का ले लेगा, तो डी का 75 बच जाएगा, यानी कि ये 87.5 आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। देखो जरा, क्लियर है एकदम। तो डी प्लस एल 100 नहीं होगा, देखो डी प्लस एल 100, तो जो फॉर्मूला हम लगाए थे उसमें गलती क्या कर दी हमने, डी प्लस एल 100 तो तब होगा ना जब ये 50 और ये 50 होगा, ये थोड़ी यहां लगेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला बनाना है तो हम ये बना सकते थे, क्या बना सकते थे, अगर d माइनस एल तुम्हारा 75 है तो d प्लस एल 25 मत लिखना, फिर ये तो तभी आएगा जब d और l आपका 50-50 था, तभी आंसर 50-50 आ रहा था, तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। कुछ और बनाना हो तो बना सकते हो। कैसे बनाए, अगर बनाने की सोचें तो d माइनस एल 75 है, क्या हमारा 75 है ये, ओ इसका मतलब ये है, नहीं d प्लस एल 100 नहीं होगा, वो तो तब होगा जब 50-50 होगा। छोड़ो, ऐसे ही करो, सबसे बढ़िया। फिर से सुन लो, ऑप्टिकल प्यूरिटी आपकी 75 है, तो आरएम कितना हो गया 25, और आरएम 25 कैसा बनेगा 12.5 से खत्म, डन। डन है, डी प्लस एल 100 से भी आंसर आ रहा है क्या, डी प्लस एल 100 से भी आंसर आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं भाई, ऐसा कह रहे हो तो डी माइनस एल 75 देख लेते हैं। ऐड कर दिया ना, 50 आ रहा है ना, पगला गए होगा, इससे तो 50 आ रहा है, गलत हो जाएगा। ऐसे ही करो, ये फाइनल आंसर 87.5 और 12.5। डी प्लस एल 100 से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा होगा भाई, नहीं आ रहा होगा। देखो डी प्लस एल तो 100 तब आएगा ना जब डी और एल बराबर अमाउंट के होंगे, 50 प्लस 50, 50% डी 50% एल, ठीक है। 87.5 और 12.5 इज द फाइनल आंसर। चलो इसमें आ जाओ जरा, एक सवाल और कर लो, फटाफट से कर लो इसको भी, ट्राई करो जरा 1 मिनट के अंदर, बनाओ बेटा बनाओ बनाओ बनाओ।
मैं समझ गया, तुम वो कह रहे हो ना डी प्लस एल को 100 रख दो तो आ जाएगा। एक्चुअली जो रेसमिक मिक्सचर है ना, रेसमिक मिक्सचर तो 25% ही बनेगा ना। समझ गया मैं पिछले वाले क्वेश्चन में तुम क्या कह रहे हो। तुम पिछले वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हो कि आपने जो डी प्लस एल है उसको 100 रख दो, लेकिन उससे दिक्कत ये हो जाएगी, आपने डी माइनस एल 75 रखा, मैं समझ गया आपकी बात, और डी प्लस एल को आप 100 रखवा रहे हो ना, तो डी प्लस एल का सम 100 है, एकदम सही है। लेकिन फिर इसमें ये मैं जो सोच रहा था कि डी प्लस एल में फिर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये रेसमिक मिक्सचर है। डी प्लस एल बस एक कोई क्वांटिटी मानो आप, क्योंकि डी प्लस एल आप टोटल आरएम नहीं होगा ना, क्यों, कभी डी ज्यादा होगा एल कम होगा, कभी एल ज्यादा होगा डी कम होगा। अगर डी और एल सेम होंगे तब आरएम आपका डी प्लस एल बनेगा, है ना। तो मैं वो सोच रहा था, अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल कर रहे थे अपन। A mixture contains 3 gram of plus 2 bromobutane and 2 gram of minus 2 bromobutane. What is the rotation of the mixture? अल्फा आपको दे रखा है 23 डिग्री, और ये किसका दे रखा है, एक कोई प्लस आइसोमर है, प्लस मतलब क्या हो गया प्योर, मतलब ये डी का दे रखा है आपको, है ना। ट्राई करो। डी प्लस एल हमेशा 100 होता है, यशोवर्धन एकदम सही है, लेकिन मैं डी प्लस एल को 100 आरएम नहीं मानूंगा, ये ध्यान रखना, बस इतना तुम ध्यान रखना। करो ट्राई, अगला क्वेश्चन। चलो भैया सबका आंसर आना चाहिए इसका। तेईस डिग्री, यस। धीरज एकदम सही कह रहे हैं, डी प्लस एल ओनली अ क्वांटिटी, हाँ एकदम सही, डी प्लस एल को आप एक क्वांटिटी मान सकते हो, एकदम सही। तुषार का 23। डन। क्या कह रहे हैं आपसे, अब मिक्सचर कंटेन्स 3 ग्राम ऑफ प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन, ओके, एंड 2 ग्राम ऑफ माइनस 2, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका एल, ठीक है भाई। क्या चाहिए आपको, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है भाई, रोटेशन ऑफ द मिक्सचर आपको चाहिए, ओके। तो हम यहां पर कुछ इस तरीके से चलें जैसे हम एनेंटियोमरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी निकाला करते हैं, ठीक। तो एनेंटियोमरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी से चला जाए तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना आना चाहिए वो हमें बताना है, ठीक है भाई। अच्छा अल्फा दे रखा है इसका, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम अगर यहां पर d माइनस एल अपॉन डी प्लस एल वाले पार्ट से चलें, ठीक है,
और डी प्लस एल तो 100 है ताप का। कितना आएगा ये तो 23 ही आ रहा है। एनएस बनेगा, इसे 23 ही आ रहा है, क्योंकि ये वाला तो इसको न्यूट्रल कर देगा। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, क्यों? थ्री प्लस 3 माइनस 2/3+2। अगर मैं इसको वेट के फॉर्म में लेके चलूं, दिमाग लगा रहा हूं मैं, अगर मैं वेट के फॉर्म में लेके चलूं, ये कैसा क्वेश्चन है? 3 ग्राम मैंने ले लिया, 2 ग्राम मैंने ये ले लिया, तो रोटेशन मुझे निकालना है। अच्छा, प्योर वाले का है अपना डी हो गया 23। अच्छा, डी 23 है ना, तो एल हो जाएगा आपका -23। ऐसे चल लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही में सही है। मिक्सचर का मुझे रोटेशन निकालना है। तो इसका आएगा वेट फ्रैक्शन 3/5 और इसका आएगा 2/5। थीटा निकालेंगे ना इसका। आप लोगों ने थीटा निकाला है क्या? चेक करना जरा एक बार। डी 23 और एल 23 आ रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हो? एक बार आप लोग अपना कमेंट में बता दो जरा। डी एंड एल का मिक्सचर है तो डी एंड एल का सेपरेट परसेंटेज निकाल लो। डी प्लस एल तो 100 होगा, सही है। तेईस ही आ रहा है। नहीं, 3/5 और 2/5 तो आ रहा है ना। 3/5 आपका हो गया 60-40 परसेंटेज। ही हो जाएगा आपका, कितना कह रहे हो? +23 कैसे आएगा? नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है अलग आ रहा है। एक मिनट को, इसको अपन ऐसे करते हैं थोड़ा। अगर अल्फा तुम्हारा 23 आ रहा है ना, तो 1 ग्राम का 23 है ना। अच्छा, तो 23 × 3 और 46, 23 आ रहा है यार आंसर। 23 आंसर आ रहा है। देखो, +23 है तो पर ग्राम +23 है ना, तो ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि ऑब्जर्व रोटेशन 3 टाइम्स कर दोगे 69, और उधर आ जाएगा आपका 2 ग्राम का 46, 23 आएगा सीधा। लेकिन कई लोग ये डी को +40 और एल को क्या कहते हैं, डी को 60 और एल को 40 कैसे निकाल लेगा आप? वो मैं चेक कर रहा हूं। 23 आएगा आंसर। हाँ, यही ना, 23 × 3 69 और उधर 46, वो तो सही है। लेकिन डी को 60 और एल को 40 कैसे निकाल लो? नहीं, आंसर आ गया 23 ही है। हाँ सही है, मेरा भी सही है, मेरा भी आ गया।
3/5 × 100 से, चलो अगर तुम निकाल लो 3/5 × 100, 60, ठीक है। वही मास फ्रैक्शन से निकाल रहे हो आप, 2/5 × 100, 40, ठीक है। चलो रोटेशन से तो तुम ऐसे निकाल ही सकते हो, देखो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। काफी लंबा समय ले लिया इस सवाल ने हमारा, क्योंकि 2-3 मेथड दिमाग में घूम रहे थे मेरे। इसी वाले से कर लो, सबसे बढ़िया है। ये अल्फा दे रखा है ना, अल्फा मतलब 1 ग्राम के लिए दे रखा है, अल्फा मतलब 1 ग्राम के लिए 23 दे रखा है, और ये प्लस में 23 होगा, तो डी वाले का कितना आ जाएगा 3 ग्राम के लिए 69, और एल वाला होगा तो -23 होगा, और वो 2 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा, तो -46। और आपको क्या करना है, मिक्सचर का रोटेशन निकालना है, तो मिक्सचर का आ जाएगा 69 -46, यानी कि 23 ही आ रहा है वापस। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ डी निकालना है, तो 3/3 + 2 × 100, ये आ जाएगा 60%, ठीक है। और परसेंटेज एल निकालना है तो वही 2/3 + 2, मास फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो 40%, सही है, मास फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। चलें आगे, चलिए भाई काफी समय ले लिया इस सवाल ने हमारा। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। समझना जरा एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखो एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, अलग अलग टाइप की एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है ना, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। द इमेजिनरी एक्सेस अलोंग विच इफ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360/n द सेम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल रीअपीयर। इसका मतलब क्या है ये समझना जरा। आपको अगर बोला है किसी ने, आपको अगर बोला है किसी ने कि 360/n, तो ये क्या है बेटा, ये कोई एंगल थीटा मान लिया, ये कोई ऑप्टिकल रोटेशन से कनेक्टेड नहीं है, थीटा वो अलग थीटा है, ठीक है। ये ऑप्टिकल रोटेशन से कनेक्टेड थीटा नहीं है, ये कोई और थीटा है। तो ये जो थीटा निकाला मैंने 360/n, यहां n की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट करेंगे। मान लो मैंने यहां n की वैल्यू पुट करी सपोज 2, अगर मैंने यहां n की वैल्यू 2 पुट करी तो 360/2 कितना आएगा 180। तो थीटा अगर 180 से तुम घुमाओगे तो मॉलिक्यूल रिपीट होना चाहिए। क्या बोला मैंने, n की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो 360/2, थीटा किससे घुमाओगे 180 से घुमाओगे, किससे घुमाओगे 180 से घुमाओगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखो एक एक करके क्या लिखा है। अगर n 1 हो गया तो थीटा क्या आ जाएगा 360/1, यानी कि C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री उसका नाम होगा। अगर n 2 रखा तो थीटा क्या आ जाएगा 360/2, यानी कि C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। n अगर 3 रखा तो 360/3 120 C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलोगे, और n 4 रखा तो 90 डिग्री पे रिपीट होगा, तो ये C4 एक्सेस एंड सो ऑन। और किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो आप जरा ध्यान रखो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही होगी, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो सकती है। अब यही चीज हमें यहां पर अप्लाई करना है। यहां पर करेक्शन थोड़ा एच कर लो, इधर एच है ना। अब आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से करना, अब आप मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कौन सी वाली एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको, देखो एक तो ये वाली तो हमेशा ही होगी, C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो हमेशा होगी। किसी मॉलिक्यूल को 360 घुमा दोगे तो वो तो हमेशा ही मिलना है, तो C1 वाली तो हमेशा होगी, ठीक है, C1 वाली हमेशा होगी। अब क्या होगा, अगर मैंने यहां पर एक एक्सेस चूज कर ली, ये वाली, ठीक है, ये पेन मैंने एक्सेस मान लिया, और इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो अगर मैं इसको चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा लूं, एंटी क्लॉकवाइज मान लो मैंने 180 घुमाया तो ये Cl यहां आ जाएगा, ये Cl यहां आ जाएगा। देखो क्या ये एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी, चेक करो। अगर मैं इसको एक्सेस मान लूं और इस मॉलिक्यूल को 180 घुमा दूं, इस मॉलिक्यूल को मैं 180 घुमा दूं, तो जब मैं 90 घुमाऊंगा, जब मैं 90 घुमाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, जब मैं 90 घुमाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। देखो सॉरी,
जब मैं 90 घुमाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। जब मैं 90 घुमाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक, 90 घुमाने पर ऐसा दिखेगा, और फिर 90 घुमाओगे तो रिपीट हो जाएगा, देखो चेक करो। और अगर फिर 90 घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले तुमने 90 घुमाया, ऐसा दिखेगा, अब फिर से 90 घुमाओगे तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा, 90 90 हो गया ना, देखो, तो तुम्हारा ऐसा दिखेगा। तो 2 बार 90 घुमा दिया, 180 पे रिपीट हो गया। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या है, कौन सी वाली एक्सोसिमेट्री है, थीटा कितना आ रहा है बेटा, थीटा बताना बेटा, थीटा थीटा थीटा, तुम्हारा थीटा आ रहा है 180 घुमाने पर, देखो 180 घुमाने पर आ रहा है, ठीक, 180 घुमाया तुमने थीटा, एन कितना आ जाएगा 365 180 यानी कि 2, मतलब C2 AOS इसमें है, C2 एक्सोसिमेट्री इसमें है। क्लियर है, क्लियर। इसी तरीके से आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 की बताओ, 1 वाला मैंने बता दिया, सेकंड वाला आप लोग करके बताएंगे फटाफट से। अनिकेत 180 बहुत बढ़िया, C2S बहुत बढ़िया बेटा, मनोरथ हाँ, थीटा 180 बिल्कुल सही है यार। अगला करो, सेकंड वाला सवाल करके बताएंगे सभी लोग मुझको, सेकंड क्वेश्चन करके बताएंगे। सेकंड वाले में कौन सी लग रही है, 360 वाली तो सभी में होगी, कौन है भाई? आदित्य कह रहा 360, भाई 360 वाली तो सभी में होगी, देखो भैया 360 वाली तो सब में होगी, कोई सा भी घुमा लो। उसके अलावा सोचो कोई और है क्या? उसके अलावा 90 से हो रहा है क्या, 90 से हो रहा है क्या? नाइनटी है, C2 है। पहले मैंने एक्सेस ये ली थी, अब अगर मैं एक्सेस ये ले लेता, मैं इस एक्सेस, पहले मैंने ये लिया था ऐसा, अब मैं ऐसे ले रहा हूं ऐसा, पहले मेरा ये एक्सेस था, अब मेरा वो ये एक्सेस है, तो अगर मैं इस एक्सेस के अराउंड पलट दूंगा तो ऐसा ही दिखेगा, चेक करो। अरे अंकल चेक कर लो, अगर मेरे पास ये एक्सेस है तो मैं इसको पलट दूंगा, पलट दूंगा मतलब 180 कर दूंगा ना, तो इसमें C2 एक्सोसिमेट्री आ रही है, देखो अगला वाला देखना, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड में सिमेट्री देखूं तो आप ऐसे डायरेक्ट मत देखो इसमें, इसको पहले कन्वर्ट करो डैश बैच को फिशर में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा, मैं इस कंपाउंड को फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूं, CH3 CH3, ठीक है। अब मैं इसका RS निकाल लेता हूं, कैसे, इसके लिए ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाओगे, क्या आएगा R, और स्विच नहीं करना, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, ये 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, ऐसे जाओगे R, स्विच नहीं करेंगे, क्यों, 4 वाला डैश पर है, मतलब मुझे इसको R बनाना है और इसको R बनाना है। अगर मैं Cl यहां ले लूंगा, H यहां ले लूंगा, तो क्या ये R बनेगा? मैं अपनी चलो अपने मन से पहले ऐसे लगा लो, अपने मन से लगा लिया मैंने, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, आप ऐसे जाओगे ऐसा आएगा, लेकिन स्विच करके R लिखना पड़ेगा, क्यों, 4 वाला हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। अब और देखो इसका, इस वाले का देखो, अगर ये 1 रखता हूं, ये 2 रखता हूं, ये 3 और ये 4, तो ये R आ रहा था, लेकिन स्विच करके S कर दिया, लेकिन आना R चाहिए था। इसका मतलब ये है कि यहां पर Cl H लेफ्ट राइट रहेगा, लेकिन यहां राइट लेफ्ट रहेगा, देखो ऐसा। अब आप क्रॉस चेक कर लो, देखना जरा, देखो ये R है, ये भी R आएगा, ये R है, ये भी R आएगा, क्यों,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर क्लॉकवाइज बना दोगे आप। चेक करो जरा, चेक करो, देखो ना। हाँ, तो आप क्या करोगे, इस वाले को आपने किस में कन्वर्ट किया, इसमें। अब देखना जरा, अगर मैं ये वाली एक्सिस ले लेता हूं यहां पर, इधर इस जगह पे, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग चलूं यहां पर, अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग चलूं तो मैं इसको अगर 180 घुमा दूंगा तो यही बन जाएगा। देखो, इसको अगर मैं 180 घुमाऊंगा तो यही बन जाएगा 90 और 90 इस एक्सिस के अलोंग, यहां मैंने डॉट लगाया, देखो चेक करो, देखो चेक करो। तो 180 घुमा दूंगा तो इसमें भी C2 AOS आ जाएगी, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो चेक कर लो भाई, 90 घुमाऊंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा परपेंडिकुलर, और फिर 90 घुमाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें C4 एक्सिस, C4 कहां आएगी इसमें, मैं तो पलट रहा हूं ना इसको भाई, पलटूंगा तो ऐसा दिखेगा ना। दोबारा से पलटने का मतलब क्या है, 90 + 90। क्लियर है? थ्री 360 वाली तो हमेशा ही होगी। भक्ति का कहना है सर व्हाट अबाउट 360, बेटा हमेशा ही होगा किसी भी क्वेश्चन में, 360 AOS होती ही है। ठीक है, फिशर लगाना है आपको, डैश वैज में नहीं बता पाओगे आप डायरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं इसको, देखें जरा, इसको बोलते हैं रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नाम है इसका, रोटेशन रिफ्लेक्शन, रोटेशन रिफ्लेक्शन AOS भी इसका नाम है। क्या कहानी है इसकी समझेंगे जरा, क्या लिखा है यहां पर, इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड अलोंग विद इमेजिनरी एक्सिस बाय 360 बाय n, तो आप बोलोगे सर ये तो हम उसमें भी करते थे। बिल्कुल सही बात है, जो वहां करते थे वही यहां करेंगे। ठीक, क्या कह रहे हैं, रोटेशन अ मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, if this reflection is just like the same original structure, then the axis of rotation is called AAOS, मतलब अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक बच्चा कह रहा है सर एक C3 का एग्जांपल दे दो, उसमें पीछे C3 के एग्जांपल में ये लिख सकते हो आप, देखो ये हो गया C3 का, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप से बनेगा तो C3 का दिख जाएगा आपको, ये देखो ऐसा है ना। चलो वापस चलते हैं RR वाले पे। तो इसमें पता क्या करना है, इसमें आपको SN लिखना है, ध्यान रखना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में लिखते हैं CN, यहां लिखते हैं SN। क्या करना है, पहले आपको मॉलिक्यूल को घुमाना है और फिर एक मिरर प्लेस कर देना है, जिस एक्सिस में घुमाते हैं उसके परपेंडिकुलर रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है, ये JEE एडवांस में ही आ सकता है, मेन के लिए तो नहीं है। एक एग्जांपल देख लो ना, मान लो ये है, ठीक, तो मैंने क्या करा, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक, मैंने इसको घुमा दिया, किसके अलोंग घुमा दिया, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग घुमा दिया, और मैंने जिस एक्सिस के अलोंग इसको घुमाया उसके परपेंडिकुलर मिरर रखा। देखो देखो इसके परपेंडिकुलर ही तो है ये, तो मैंने जिस एक्सिस के अलोंग घुमाया उसके परपेंडिकुलर मिरर प्लेस कर दिया, तो इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा। और आप देखो ये वाला और ये वाला ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो मैंने जब ये रखा तो ये कितना घूमा बताओ जरा, ये कितना घूमा, ये घूमा 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमा, और ये एक्सिस के अलोंग घूमा ना, तो एक्सिस के अलोंग घूमा तो 180 डिग्री घूमा है, ठीक है। तो 180 डिग्री घूमा और फिर तुमने परपेंडिकुलर मिरर रख दिया, ये सेम आ गए। इसका मतलब n की वैल्यू n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2, क्यों, 360 बाई थीटा। और S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलोगे, S2 बोलोगे इसको, S2 बोलोगे इसको। तो आपने एक एक्सिस ली, उसके अलोंग क्या ले लिया, उसके अलोंग उसका रोटेशन कर दिया,
और फिर मिरर रखा तब सेम आ रहा है। ठीक है, ठीक। एक बच्चा कह रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस नहीं ले सकते थे। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस लेता, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली कह रहे हो, इसके अलावा ऐसे कह रहे हो, चलो हॉरिजॉन्टल लेके दें। अगर हॉरिजॉन्टल ले लेते तब आपका ऐसा दिखता, सही है ना, ऐसा। तब भी आपने 180 घुमाया था, सही बात है, तब भी तो 180 बोलोगे ना, तब सही है, वो भी ले सकते हो। 180 घूमेगा तब भी, ठीक है। डन है मामला। अब हम चलते हैं कुछ पीवाईक्यू की ओर। आइसोमेरिज्म के पीवाईक्यू करते हैं जेई एडवांस के अपन, तो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए कन्फर्मर्स अपन फिर कल पढ़ेंगे। सवाल ये लिखा है 2020 का है जेई एडवांस का, डी राइथ्रोस दिख रहा है आपको, चेक कर लो जरा। इसको मैं डी राइथ्रोस बोलूंगा, डी राइथ्रोस एंड इट्स आइसोमर, ठीक है, लिस्टेड बिलो PQRS इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। मतलब इसके आपको आइसोमर दे रखे हैं ये। अब ये बताना है आपको डाइस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है या एनेंटियोमर है। अच्छा, मैच कराना है इसमें, ठीक। और ऑप्शन आपके ये हैं, P का 2, Q का 3, R का 2, S का 2 या P का 2, Q का 1, ये हैं ऑप्शन, है ना। तो ये आपको बताना है। चलो निकालो जरा फटाफट से, क्या है ये। पहले आप इसको देखो, ठीक, और इनको देखो, और मुझे बताओ क्या रिलेशन है, मतलब इस कंपाउंड के साथ इसका क्या रिलेशन है। P वाले का क्या है, Q वाले का क्या है, R का क्या है, S का क्या है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर 2 कायरल कार्बन है तो 3 आंसर होते हैं। मैंने आपको बात बताई थी क्या, अगर 2 कायरल कार्बन है तो 3 आंसर होते हैं, आइडेंटिकल, डाइस्टेरियोमर या फिर एनेंटियोमर। अगर मैं 2 कंपाउंड में रिलेशन बताऊंगा, है ना। RS से, बहुत बढ़िया, सूरज ने एकदम सही बोला, RS से हो जाएगा। तो एक काम करो, आप मुझे इसमें RS निकाल के बताओ, क्या आएगा RS में इसका, बताओ मुझे इसका और इसका RS निकाल के बताइए आप, क्या आएगा बताओ, सोच लो क्या आएगा RS। इसको मैं 1 दूंगा, ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इसको 2 दूंगा, इसको 3 और इसको 4। ऐसे जाओगे क्या आएगा, R आएगा, R आएगा ना, ठीक। इधर आ जाओ, ये 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक। 1 2 3 4। ऐसे जाओगे क्या आएगा, S। अब आप देख लो 4 वाला हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसका आंसर काट के S कर देंगे और इसका आंसर काट के R कर देंगे, चेक कर लो फाइनल, इसका S और इसका R, क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल है, सही है भाई। इसका किया R आया, इसका किया ऐसा है, लेकिन 4 यहां हॉरिजॉन्टल, यहां हॉरिजॉन्टल, काट देंगे तो फाइनल इसका क्या आएगा, S। उल्टा कर देते ना, इसका S और इसका R आएगा। अब यही चीज तुम वहां चेक कर लो, ठीक है, सही है। अब यही चीज तुम वहां चेक कर लो, ये S और ये R आया ना, मतलब अगर ऊपर से चलूंगा तो इस वाले का S और इस वाले का, ठीक है। आ जाओ जरा इसका चेक करने की, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ऐसे जाओगे क्या आएगा, R। 4 वाला डैश पर है, R ही रहने देना, तो इस वाले का R ही रहने देना, ठीक। इसका बताओ, इस वाले में ये 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 और इधर 4। ऐसे जाओगे क्या आएगा, S, लेकिन काट के R कर देना, सही है। तो इसका क्या आ जाएगा, अब R आ जाएगा। तो पहले तुम्हारा S R आ रहा था, अब तुम्हारा R R आ रहा है, इसका मतलब P वाले का कॉम्बिनेशन बनेगा डाइस्टेरियोमर, तो P वाले का आ जाएगा 1। क्लियर, एकदम डाइस्टेरियोमर आता है,
अगला चेक करो ऐसे ही, इस वाले को करो, बहुत आसान है, बस RS से ही हो जाएगा, फटाफट करना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे जाओगे R आएगा, स्विच कर दोगे S आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इस वाले का देखो, ये 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, ऐसे जाओगे R। तो पहले क्या था SR, अब क्या है SR, आइडेंटिकल, तो Q का हो जाएगा 2, P का 1 Q का 2, चेक कर लो, चेक कर लो, P का 1 Q का 2, इतने से वैसे आ जाएगा अगर ऑप्शन से चले अपन तो। P का, ओ भाई P का 1 डायस्ट्रीमर आ रहा है, ओ ये तो ऑप्शन ही अलग दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं, P का 2 कह रहे हैं और 2 या 3 कह रहे हैं, ओहो 2 और 3 कैसे आएगा, 1 2 3 4, R सही तो है, और 1 2 3 4, R सही तो था, ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है मुझे तो। अच्छा पीछे RS गलत निकाला है क्या, ओ भाई रुक जाओ जरा, ये 1, अरे यार ये कार्बन डबल बॉन्ड 2 आएगा, क्या हो रहा है भाई, दिमाग भर गया क्या। इसका RS, इसका RS, इसका RS, इसका RS एक बार फिर निकालेंगे, ये 1 आएगा और कार्बन डबल बॉन्ड 2 आएगा ना यार, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये 3 आएगा, ये 4, कौन करता है ऐसी गलती यार, सिली मिस्टेक, ये ऐसा आएगा, हटा के क्या कर देंगे R, तो ये R आ जाएगा, ठीक है सही है। इस वाले का देखो, इस वाले का देखो 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 देखो, ये 1 आएगा, ऊपर 2 आएगा, इधर 3 और इधर 4, ऐसे जाओगे S स्विच करके R, R आ रहा है यार, R R और R R R R आइडेंटिकल, P का 2, P का 2, ठीक है, R R S R डाइस्ट्रीमर, Q का 1, अब देख लो जरा, P का 2 Q का 1 चेक करेंगे, P का 2 Q का 1, P का 2 Q का 1, चेन्नई आंसर है, आप चेक कर लेते हैं, R का 1 और S का 3 कह रहे हैं, ये है ना, R का 1 और S का 3 कह रहे हैं, हम चेक कर लेंगे, R का 1 और S का 3, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे जाओगे ये R आ जाएगा, स्विच मत करना, ठीक है। और बेटे इसका आ जाएगा क्या, ये 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 इधर 4, 1 से 2 दूसरे, ऐसे जाओगे S आ जाएगा, तो R R R S, तो डाइस्ट्रीमर आ जाएगा, डाइस्ट्रीमर आ जाएगा, डाइस्ट्रीमर 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 डाइस्ट्रीमर, तो R का 1 चेक कर लेते हैं जरा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। S का 3, S का 3 NN शुगर चेक कर लेते हैं एक बार, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे जाओगे R हटा देंगे S, ठीक है। इसमें देख लेंगे जरा बेटा, ये 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, ठीक है, ऐसे जाओगे R स्विच करके क्या कर देंगे S, पहले क्या आ रहा था R R R R, अब S S S S, R का S R का S, NN, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। तो चेक कर लो, P2 Q1 R1 S3, सही है, चेन्नई आ रहा होगा यार आंसर, वो RS में ऊपर नीचे कर दिया, 2 नीचे लिखना था, नहीं ऊपर लिखना था, नीचे लिख दिया, ठीक है डन। तो एक फिसर था, बाकी डैश वेज थे, सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेंदी RS निकाल के करना था, ठीक है, डन है डन है डन है डन है डन है। चलो एक सवाल और हो जाए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, देखो स्ट्रक्चरल भी देखने और स्टीरियो भी देखने, साइक्लिक क्या ईथर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ड्यू निकालना जरा, इसकी ड्यू क्या है, ड्यू तो निकालोगे ना ऐसे सवालों में, ड्यू क्या आएगी बेटा, C+1 यानी कि 4+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, यह आ जाएगा 5
-4 एक आ जाएगा, इसका मतलब साइक्लिक ईथर, एक ही रिंग होगी, कोई डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। ठीक है, एक ही रिंग होगी, कोई डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। इसका मतलब 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो रिंग कैसी बन जाएगी? 5 की रिंग, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। 4 की रिंग ले लूं, 4 की रिंग ले लूं और एक मिथाइल लगा दूं, सही है भाई। 4 की रिंग मतलब 3 कार्बनिक ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई। ठीक है भाई, और क्या ले सकता हूं मैं? 3 की रिंग ले लूं और एक इथाइल लगा दूं, 3 की रिंग ले लूं, एक ही जगह पे 2 मिथाइल लगा दूं, और 3 की रिंग लेकर अलग अलग जगह पे मिथाइल लगा दूं। देखो क्लियर है एकदम, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखना जरा, इसमें कोई कायरल है क्या? नहीं, तो एक काउंट होगा। इसमें एक कायरल आ गया तो 2 काउंट होंगे। इसमें एक कायरल आ गया तो 2 काउंट होंगे। 2 + 2 + 1 5। इसमें कोई कायरल नहीं, 1 6। और अब देखो, ये और ये कायरल है और सिमिट्रिकल भी है, 2 कायरल के साथ सिमिट्रिकल। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और अगर n 2 आ गई तो स्टीरियो निकालना है ना, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कैसे करना है? ये RR हो जाए, ये RS हो जाए, SR हो जाए और SS हो जाए। तो ये और ये तो डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, तो 3 आएगा ये, मतलब N2 है, मतलब इवन आ रहा है ना, स्टीरियो निकालना था। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 3। 2 कायरल में 3 आ रहे हैं, 3 और 1 4 और 2 6, 2 8 1 9 आ रहा है भैया आंसर। और कोई लग रहा है क्या? और कोई लग सकता है क्या? 2 रिंग तो नहीं? यस, एक और हो सकता है। यस यस यस, 4 की रिंग में, हाँ 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 हाँ, एक स्ट्रक्चर और 4 की रिंग में ऐसा भी तो हो सकता, कोई कायरल नहीं है, एक ये काउंट होगा। देखो ये पीएस आ जाएगी ना, कोई कायरल नहीं है तो 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका 10। और चेक कर लो, और कोई लग रहा है क्या? 3 और 1 4 और 2 6, 2 8 1 9 और 1 4 की रिंग में 10। हाँ 10। बताओ जरा, बोलो भाई 10 आ रहा है? एल्कोहल नहीं बनेगा, एक बच्चा करे एल्कोहल, पगला गए होगा। यहां क्या लिखा है? ईथर लिखा है ना, सवाल में ईथर दिया, एल्कोहल क्यों बनाएंगे? और मैंने जो याद करने का बताओ, C4H10 होता है, ये C4H8O है। अरे अमान, एल्कोहल थोड़ी बनेगा बेटे। 10 आ रहा है, 10। जस्सी कह रहा 10, अब बहुत हो गया बस। चलें आगे, चलो भाई, चलो भैया ग्लूकोज का एक आंसर कर देना जरा। द स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज इज गिवन, द स्ट्रक्चर ऑफ L माइनस। बहुत आसान है ये तो, सबसे आसान सवाल आया था जेई का। तो D का मिरर इमेज L होता है, D का मिरर इमेज L होता है, तो मिरर इमेज पता कर लो। बताओ इन चारों में से क्या होगा? D का मिरर इमेज सीधा सीधा आगरा दिख रहा है, सिंपल। देखो देखो, आगरा आ जाएगा। ठीक है, बाकी कन्फर्मर्स के 2 बच्चे हैं, बाकी आपको होमवर्क दे दूं, क्या बोलते हो? चलो जो बाकी बच्चे हैं वो होमवर्क के फॉर्म में अटैच कर दूंगा, आप पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, क्लियर है? कल एक क्लास और लगेगी आपकी, जिसमें मैं आपको कन्फर्मर्स पढ़ाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 1-1.5 घंटे में कन्फर्मर्स हो जाएगा पूरा। ठीक है, और भी जो पीवाईक्यूज कन्फर्मर से रिलेटेड है वो भी हम कर लेंगे। डन। और जो आपका इनऑल कंटेंट वाला पोर्शन है, वो जीओसी वाला पोर्शन नीरज सर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां पे करा देंगे, मेरी उनसे बात हो गई है। बायोमोलिक्यूल के पीवाईक्यू बचे होंगे तो या तो कल अपन ले लेंगे, छोटा सा ही पोर्शन है वो, आधे घंटे का है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ले लेंगे।
ठीक, कल राजवंत सर की क्लास है क्या? बोल देंगे भाई 1-1.5 घंटा हमको भी दे दो। ठीक है, कल टेस्ट है बेटा, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से टेस्ट दो। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ भाई। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। अब हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं बेटे, तब तक के लिए ओके बाय। बंद होता है यार ये। स्टॉप। कर देना, बंद कर देना सर, नमस्ते।